40 साल पुरानी यादें अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ चेहरे, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल के नीचे दबते नहीं हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी ही कहानी कज़ाकी के पन्नों में मतलब गहराई से उतरेंगे। ये कहानी एक बच्चे की नज़र से हमें उस दौर में ले जाती है जब कज़ाकी नाम का एक साधारण डाक हरकारा उसकी दुनिया का जैसे केंद्र बन गया था। हाँ, और स्रोत के तौर पर हमारे पास प्रेमचंद की ये कालजयी कहानी ही है। आज इस विश्लेषण में हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं, बल्कि इसकी भावनात्मक गहराइयों को टटोलना है। हम किरदारों के जटिल रिश्तों, उस समय की सामाजिक परतों और उन छोटे छोटे पलों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस कहानी को खास बनाते हैं, जैसा प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से उकेरा है। कहानी का आगाज होता है कथावाचक की बचपन की स्मृतियों से। 40 साल पहले जब वो एक बच्चा था और अपने पिता, जो एक सरकारी अफसर थे, के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में रहता था। वहीं उसकी दुनिया में कज़ाकी का प्रवेश होता है। तो चलिए यादों की इस गली में चलते हैं और कज़ाकी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कथावाचक कज़ाकी को कैसे याद करता है? एक ऐसी छाप जो कभी मिटी ही नहीं। कज़ाकी जाति से पासी, रोज डाक का थैला लाने ले जाने वाला एक मामूली हरकारा। लेकिन क्या वो सिर्फ इतना ही था? कहानी उसके व्यक्तित्व की क्या तस्वीर पेश करती है? और उसका ये पासी होना, इसका जिक्र क्या उस समय के सामाजिक ताने बाने के लिहाज से कोई अहमियत रखता है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक हरकारा नहीं था। प्रेमचंद उसे एक बेहद जीवंत किरदार के तौर पर पेश करते हैं। बड़ा हंसमुख, साहसी और जिंदादिली से भरपूर, सांवले रंग का गठीला लंबा जवान जिसका शरीर सधा हुआ था, मूछें चेहरे पर फपती थीं, और उसका पासी होना जो उस दौर के सामाजिक वर्गीकरण में एक कह सकते हैं वंचित समुदाय माना जाता था, उसके किरदार को और भी गहरा आयाम देता है। ये पृष्ठभूमि हमें समझाती है कि उसके रोजमर्रा के जीवन में शायद कैसी अदृश्य चुनौतियां रही होंगी, और बाद में जब बाबूजी उसे अपमानित करते हैं तो उन शब्दों नीच, सुअर का वजन और बढ़ जाता है। उसकी हंसी, उसकी हिम्मत शायद इन्हीं सामाजिक दबावों के बीच अपनी जगह बनाने का उसका तरीका था। और बच्चे के लिए तो वो किसी हीरो से कम नहीं था। उसका इंतजार दिन का सबसे अहम काम बन गया था। शाम के 4 बजते ही सड़क पर नजरें गड़ा देना, और फिर दूर से कज़ाकी की लाठी की झुंझुन की आवाज, झुन-झुन, और उसे दौड़ते हुए आते देखना। यह महज इंतजार नहीं, एक रोजाना का उत्सव था। हाँ, और वो पल जब कज़ाकी उसे कंधे पर बिठा लेता, कथावाचक से सिंहासन और अभिलाषाओं का स्वर्ग कहता है। सोचिए, एक बच्चे के लिए वो कंधा पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित और आनंदमयी कोना था। प्रेमचंद लिखते हैं कि ऐसा सुख शायद स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ हो। ये उस नन्हे मन की कज़ाकी के प्रति गहरी और निश्चल आसक्ति को दिखाता है। वो कंधा महज सवारी नहीं, भरोसे और अपनेपन का प्रतीक था। हाँ, यही अपनेपन का भाव था कि कज़ाकी सिर्फ डाक पहुंचाकर चला नहीं जाता था। डाकखाने में अपना काम निपटाने के बाद पसीने में लथपथ होने के बावजूद वो बच्चों के साथ घुल मिल जाता था। ये एक सरकारी कर्मचारी के रूखे व्यवहार से बिल्कुल अलग तस्वीर है। बिल्कुल, वो उन्हें मैदान में ले जाता, उनके खेलों में शामिल होता, कभी बिरहे यानी उस इलाके के लोकगीत सुनाता, तो कभी कहानियां कहता। और ये कहानियां भी बड़ी अनोखी थीं। उसके चोर डाकू आम अपराधियों जैसे नहीं थे। वो अमीरों को लूटकर गरीबों और दुखियों की मदद करने वाले बागी नायक थे। ये बात तो सोचने वाली है। आमतौर पर बच्चों को ऐसी कहानियों से दूर रखा जाता है, लेकिन यहाँ कथावाचक कहता है कि उसे उन डाकुओं से घृणा नहीं बल्कि श्रद्धा होती थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये महज मनोरंजन से बढ़कर है। ये उस समय की सामाजिक चेतना की एक झलक हो सकती है। जहां व्यवस्था शायद कमजोरों को न्याय नहीं दे पाती थी, वहां ऐसी रॉबिन हुड नुमा कल्पनाएं लोगों को एक तरह का भावनात्मक सहारा देती थीं। ये कज़ाकी के अपने नजरिए को भी दिखाता है। वो शायद खुद को उन्हीं हाशिए पर खड़े लोगों के करीब पाता था जिनके लिए उसके कहानियों के नायक लड़ते थे। ये बच्चे के मन पर अनजाने में ही व्यवस्था के प्रति एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी बना रहा था। तो ये रोज का मिलना, खेलना, कहानियां सुनना, ये बच्चे के जीवन का एक सहज सुखद हिस्सा बन गया था। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में अक्सर खुशियों पर कोई ना कोई साया मंडराता रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है ना। एक दिन सब कुछ बदल जाता है। हाँ, एक दिन कज़ाकी को आने में बहुत देर हो जाती है। सूरज ढल चुका है, अंधेरा घिर आया है, बच्चे की बेचैनी बढ़ती जाती है। कज़ाकी की वो रोज की जानी पहचानी झुनझुन आवाज कहीं सुनाई ही नहीं देती।
उसका डर और कज़ाकी पर उसकी भावनात्मक निर्भरता यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से उभरती है। वो सिर्फ डाकिये का इंतजार नहीं कर रहा, वो अपने दोस्त, अपने संरक्षक के लिए व्याकुल है। और जब कज़ाकी आखिरकार अंधेरे में पहुंचा, तब तक बच्चे का डर गुस्से और शिकायत में बदल चुका था। वो रूठ जाता है, शायद कज़ाकी को मारता भी है, लेकिन फिर कज़ाकी एक राज खोलता है। वो बताता है कि देर क्यों हुई। वो बच्चे के लिए एक खास चीज लाया है, हिरन का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। उसे जंगल में हिरणों के झुंड से बिछड़ा हुआ पाया और उसे पकड़ने में ही वक्त लग गया। ये सुनते ही बच्चे का सारा गुस्सा जैसे छूमंतर हो जाता है। कथावाचक उस पल की खुशी को जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानता है। कहता है कि बाद में बड़ी परीक्षाएं पास की, अफसर बना, राय बहादुर का खिताब भी मिला, पर वैसी निश्चल गहरी खुशी फिर कभी महसूस नहीं हुई। ये दिखाता है कि बचपन की छोटी छोटी चीजों में कितना बड़ा आनंद छिपा हो सकता है। कज़ाकी का लाया वो हिरन का बच्चा जैसे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा था। लेकिन कहानी का रुख अचानक बदलता है। डाकखाने पहुंचते ही ये खुशी काफूर हो जाती है। बाबूजी यानी बच्चे के पिता कज़ाकी की देरी पर आग बबूला हो जाते हैं। उनका गुस्सा सिर्फ देर होने पर नहीं है, उसमें सत्ता का दंभ और शायद एक सामाजिक ऊंच नीच का भाव भी झलकता है। हाँ, उन्हें बच्चे की खुशी दिखती है, ना उस नन्हे हिरन के बच्चे की मासूमियत। उन्हें बस अपना काम, अपनी व्यवस्था नजर आती है, जिसमें कज़ाकी की देरी एक बड़ा अपराध है। कहानी बताती है कि वो शायद इसलिए भी चिढ़े हुए थे क्योंकि एक सहायक रखने की उनकी अर्जी नामंजूर हो गई थी। क्या ये गुस्सा सिर्फ काम के बोझ का नतीजा था या उस दौर के अधिकारी वर्ग का आम रवैया? शायद दोनों का मिला जुला असर था। काम का दबाव, अधिकारी होने का रौब और कज़ाकी का पासी होना, ये सब मिलकर उनके गुस्से को भयानक बना देते हैं। वो कज़ाकी को नीच, सुअर जैसे शब्दों से अपमानित करते हैं, जो सिर्फ डांट नहीं बल्कि उसकी जाति और सामाजिक स्थिति पर सीधा हमला था। और फिर बिना सोचे समझे उसे नौकरी से निकाल देते हैं। उसका बल्लम, चपरास और साफा, जो उसकी पहचान और इज्जत के प्रतीक थे, छीन लिए जाते हैं। ये दृश्य पढ़ते हुए मन भारी हो जाता है। बच्चे के लिए कितना बड़ा आघात रहा होगा। वो सोचता है कि काश उसके पास सोने की लंका होती तो कज़ाकी को दे देता। और कज़ाकी, उसकी चपरास उतरवाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ नौकरी छूटना नहीं था, ये उसके स्वाभिमान पर चोट थी। जाते जाते भी वो बच्चे से कहता है कि कहीं जाएगा नहीं, फिर आएगा और मां से माफी की गुजारिश करने को कहता है। कितनी बेबसी और कितना लगाव। पहुंचता है, माँ को सब बताता है। माँ, अम्मा जी पहले तो समझती हैं कि कज़ाकी ने मारा होगा, लेकिन जब पूरी बात पता चलती है तो उन्हें पति पर गुस्सा आता है और कज़ाकी के लिए सहानुभूति उमड़ती है। वो हिरन के बच्चे को देखकर पहले डरती हैं, फिर समझ जाती हैं कि देर की वजह क्या थी। यहाँ माँ का किरदार पिता के ठीक विपरीत नजर आता है, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा मानवीय। जी बिल्कुल। वो कज़ाकी को बुलाने बाहर भी जाती हैं, पर वो जा चुका होता है। रात में बच्चा उदास है, पर खाने में रबड़ी देखकर खाना खा लेता है। प्रेमचंद की ये छोटी सी टिप्पणी बालमन की सच्चाई दिखाती है। लेकिन चिंता बनी रहती है, कज़ाकी भूखा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे। बच्चे की ये मासूम चिंता कज़ाकी के प्रति उसके गहरे जुड़ाव का सबूत है। अगले दिन बच्चा हिरन के बच्चे की सेवा में लग जाता है। प्यार से उसका नाम रखता है मुन्नू। मुन्नू भी उससे हिलमिल जाता है, लेकिन शाम होते ही आदत से मजबूर बच्चा फिर कज़ाकी की राह देखने सड़क पर पहुंच जाता है। ये जानते हुए भी कि उसे निकाल दिया गया है, एक उम्मीद बाकी है। और तभी उसे याद आता है कज़ाकी भूखा होगा। वो घर से चुपके से टोकरी में आटा निकालता है और आटे की लकीर बनाता हुआ सड़क की तरफ भागता है। क्या मासूम तरीका है अपनी चिंता जाहिर करने का। और फिर एक अविश्वसनीय दृश्य, कज़ाकी सामने से आ रहा है, उसी ठाठ में, कंधे पर बल्लम, कमर में चपरास, सिर पर साफा। बच्चा तो हैरान, पूछता है ये सब वापस कैसे मिला? और कज़ाकी का जवाब, वो तो सीधे दिल को छू लेता है। वो कहता है, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी। ये पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूं। क्या कहने, इस एक वाक्य में कितना दर्द, कितना स्वाभिमान और बच्चे के लिए कितना स्नेह छिपा है। ये पंक्तियां कहानी के सबसे मार्मिक क्षणों में से हैं। वो सरकारी चपरास को गुलामी का तमगा बता रहा है और बच्चे की सेवा को खुशी की चपरास। ये उसके आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है, भले ही वो बाहरी दुनिया की नजरों में अब भी बेरोजगार हो।
जब वो आटे की टोकरी देखता है तो बच्चे की फिक्र देखकर उसका गला भर आता है। वो बच्चे के दिए पैसे लेने से इनकार कर देता है, कहता है हाथ पैर सलामत है, कमा लेगा। ये उसकी खुददारी है। वो बच्चे को थोड़ी देर बहलाता है, गीत सुनाता है और फिर घर छोड़ जाता है, आटा भी दरवाजे पर रख देता है। लेकिन घर में आटे की लकीर माँ की नजरों से छिपती नहीं। माँ बच्चे को डांटती है, बच्चा डर के मारे चुप। तभी बाहर से कजाकी की आवाज आती है। बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। कजाकी ने बच्चे को माँ की डांट से बचा लिया। माँ बाहर जाती हैं, लगता है कजाकी से बात होती है। वो खाली टोकरी लेकर लौटती हैं, फिर संदूक से बंद मुट्ठी में शायद पैसे लेकर फिर बाहर जाती हैं, पर कजाकी जा चुका होता है। माँ कहती हैं बड़ा संकोची है, आटा भी जबरदस्ती लेना पड़ा। माँ के मन में कजाकी के लिए दया और सम्मान दोनों भाव है। माँ का ये बदला हुआ रुख देखकर बच्चे में भी हिम्मत आती है। वो रोते रोते सब बता देता है। माँ कहती है पूछ लेता तो क्या मैं आटा न देती। बच्चे को तसल्ली होती है, अब कजाकी भूखा नहीं रहेगा, रोज आएगा। एक उम्मीद फिर बनती है। लेकिन जीवन इतना सीधा कहाँ होता है। अगले दिन कजाकी फिर गायब। बच्चा रोता है, माँ उसे दिलासा देती हैं, अगले दिन पता करने का वादा करती हैं। पता चलता है कजाकी घर पर नहीं है, रात को भी नहीं लौटा। उसकी पत्नी परेशान है, रो रही है। कुछ दिन बाद बच्चा गली में कजाकी की एक झलक देखता है, पर आवाज देने पर वो ओझल हो जाता है। माँ ये सुनकर और भी ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, कहीं कजाकी ने शर्म या दुख में कुछ कर तो नहीं लिया। फिर कुछ दिनों बाद कजाकी की पत्नी घर आती है, फटे हाल पर चेहरे पर एक शालीनता है। वो बच्चे के लिए कमल गट्टे लाई हैं जो कजाकी ने भेजे हैं। और वो बताती है कि कजाकी उसी दिन से बीमार है जिस दिन वो आटा लेकर गया था। बस भैया भैया रटता रहता है। इतनी कमजोरी में भी तालाब में घुसकर बच्चे के लिए कमल के फूल तोड़कर लाया है। वो ये भी कहती है कि कजाकी को भैया के पास आने में शर्म लगती है, वो लजाता है। नौकरी जाने का अपमान उसे गहरे तक घायल कर गया है। और ठीक इसी वक्त बाबूजी वहां आते हैं और उनके मुंह से निकलते हैं चौंकाने वाले शब्द। वो कजाकी की पत्नी से कहते हैं, कह देना साहब ने तुमको बहाल कर दिया है, जल्दी आओ नहीं तो दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। ये क्या था, अचानक हृदय परिवर्तन? माँ भी हैरान होकर पूछती हैं। तब बाबूजी बताते हैं कि उन्होंने तो 5वें दिन ही कजाकी की बहाली की रिपोर्ट भेज दी थी। वो कहते हैं यही उसकी दवा है। ये बाबूजी के चरित्र का एक पेचीदा पहलू है। क्या ये सिर्फ एक कुशल कर्मचारी को खोने का डर था, या बच्चे का दुख, माँ की सहानुभूति और कजाकी की हालत ने उनके अंदर के कठोर पत्थर को पिघला दिया था? हाँ, प्रेमचंद इसे पाठक की कल्पना पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये बदलाव कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगली सुबह कजाकी आता है, लाठी टेकता हुआ। बीमारी ने उसे कमजोर और बुढ़ा सा बना दिया है, लेकिन बच्चे को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो उसे चूमता है, कंधे पर बैठाने की कोशिश करता है, पर उठा नहीं पाता। और फिर वो जानवरों की तरह घुटनों के बल खड़ा हो जाता है और बच्चा उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने जाता है। क्या दृश्य है! दोनों की खुशी जैसे आसमान छू रही है। डाक खाने में बाबूजी भी नरमी से कहते हैं, कजाकी तुम बहाल हो गए, अब देर न करना। कजाकी रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ता है। ये सिर्फ नौकरी वापसी नहीं, ये खोई हुई इज्जत और अपनेपन की वापसी का क्षण है, एक भावनात्मक पुनर्मिलन। लगता है कहानी का सुखद अंत हो गया। कजाकी वापस आ गया, बच्चा खुश है। लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक और दुखद मोड़ ले आते हैं। कथावाचक कहता है, शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना ना लिखा था। मुन्नो मिला तो कजाकी छूका, कजाकी आया तो मुन्नो हाथ से गया। होता ही है कि जब बच्चा खाना खाने बैठता है, मुन्नू भी वहीं होता है। आंगन में एक झबरा कुत्ता आ जाता है। मुन्नू शायद अपने छोटे से हिरन वाले स्वभाव के कारण या जोश में उसे भगाने दौड़ता है। कुत्ता भागता है, मुन्नू मैदान तक उसका पीछा करता है और वहां अपने इलाके में पहुंचकर कुत्ता पलटवार करता है और मुन्नू की गर्दन दबोच लेता है। बच्चा दौड़कर पहुंचता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। मुन्नू मर चुका है। वो हिरन का बच्चा जो कजाकी और बच्चे के बीच की कड़ी बना था, जो इतनी उथल पुथल का कारण बना, वो अब नहीं रहा। कहानी का अंत इसी गहरे दुख के साथ होता है। कथावाचक कहता है, ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। बचपन का वो घाव कभी भरा ही नहीं। प्रेमचंद की ये कहानी कई स्तरों पर हमें छूती है। ये बचपन की मासूमियत, निश्चल स्नेह और दोस्ती की कहानी है, जो सामाजिक दायरों और जाति पाति से ऊपर है। कजाकी और बच्चे का रिश्ता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी तरफ ये उस समय की कठोर सामाजिक सच्चाई, सत्ता का दंभ और काम के बोझ तले पिसते इंसानों जैसे बाबूजी का भी चित्र खींचती है। और अंत में
वो जीवन की अनिश्चितता, खुशी और गम का साथ साथ चलना। कैसे एक छोटी सी घटना, हिरन के बच्चे का आना, किरदारों के जीवन को उलट-पुलट कर देती है और अंत में एक और दुख का सबब बन जाती है। कहानी हमें उन रिश्तों की नाजुकता का एहसास कराती है जिन्हें हम अक्सर सहज मान लेते हैं। एक सवाल मन में रह जाता है जिसे प्रेमचंद पाठक के लिए छोड़ देते हैं। बाबूजी का हृदय परिवर्तन कितना वास्तविक था? क्या वो सचमुच बदल गए थे या ये महज एक प्रशासनिक जरूरत थी? क्या कज़ाकी की बहाली में बच्चे के आंसुओं और माँ की खामोश पैरवी का भी कोई हाथ था? ये मानवीय रिश्तों की जटिलता है, जहां भावनाओं के कई रंग एक साथ मौजूद होते हैं। ये कहानी हमें इन्हीं जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करती है।